हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, आज हम ऑडिट के नए चैप्टर की रिवीजन करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑडिट प्लानिंग एंड ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऐसे 300 पे बेस्ड ये पूरे का पूरा चैप्टर है। अच्छा, आप जानते हैं इस चैप्टर के मुताबिक तीन चीजें होती हैं। एक होती है ऑडिट स्ट्रेटेजी, दूसरी होती है प्लानिंग और तीसरा होता है ऑडिट प्रोग्राम। ये तीन चीजें होती हैं। पहले हमें इन तीन चीजों को अगर समझ लिया तो कॉन्सेप्ट काफी हद तक समझ आ जाएगा। चलिए पहले इन तीनों को समझते हैं। देखिए जी, एक है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में मेन कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेटेजी के अंदर ऑडिटर क्या करता है? एसटीडी डिसाइड करता है। एसटीडी, एस मतलब स्कोप, टी मतलब टाइमिंग एंड डी मतलब डायरेक्शन। स्कोप मतलब क्या करना है, टी मतलब कितने समय में करना है और डी मतलब कैसे करना है। स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, क्या करना है, कितने समय में करना है, कैसे करना है। एसटीडी, ठीक है। उसके बाद आता है प्लानिंग। एक बार स्ट्रेटेजी हम लोगों ने बना ली कि मतलब क्या करना है, उसके बाद हम डिटेल ऑडिट प्लान बनाते हैं। ध्यान रखना, ऑडिट प्लान हमेशा स्ट्रेटेजी को देखकर बनाया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा डिटेल होता है। क्यों? क्योंकि ऑडिट प्लान के अंदर ही हम लोग प्रोसीजर डिसाइड करते हैं। अच्छा, प्रोसीजर कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोसीजर जैसे हमें पता है अभी तक कि रैप मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फैप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जिसमें कंप्लायंस प्लस सब्सटेंसिव आते हैं। उसके अलावा भी अदर ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं। तो यानी कि रैप प्लस फैप प्लस अदर प्रोसीजर, ये सब प्लानिंग के अंदर आते हैं। तो प्लानिंग बहुत ही डिटेल में होती है। तो अब आता है फिर ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होता है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के लिए हमें क्या करना है। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि मैंने प्लानिंग की है, मैं डेटर्स का एक्सटर्नल कंफर्मेशन लूंगा। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन में डेटर्स का लूंगा, बट कौन कौन से डेटर्स का लूंगा, कौन कौन से डेटर्स से मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन लूंगा, एक एक डेटर्स की वो डिटेल में बना रहा हूं। दिस इज कॉल्ड ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है उन ट्रांजैक्शंस के लिए। तो यानी कि सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनती है, फिर प्लान बनता है और फिर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के लिए प्रोग्राम बनता है। इतनी बात क्लियर हो गई और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ऑडिट प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, सब भी जब भी इसमें से कुछ आ जाए ना तो आपने देना है एज पर द एस 300, ऐसे 300 का रेफरेंस देना। तो क्या कहता है जी कहता है जी ऐसे 300 कहता है कि प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डील्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो प्लानिंग का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू प्लान द ऑडिट ऑफ द, किसका ऑडिट? ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, ऑडिट प्लानिंग की अब ऐसे 300 की डेफिनेशन क्या है? कहता है डेवलपिंग एन ओवरऑल ऑडिट प्लान। डेवलपिंग, रिकॉल करो मेरे साथ, बोलो, डेवलपिंग एन ऑडिट ओवरऑल ऑडिट प्लान। किस लिए? फॉर द एक्सपेक्टेड स्कोप एंड कंडक्ट ऑफ द ऑडिट। मेन इसमें क्या है? विच कंप्राइजेस ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। सबसे मेन चीज क्या है प्लानिंग के अंदर? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर अपनाया जाएगा, टाइमिंग क्या होगा एंड एक्सटेंट क्या होगा, ये प्लानिंग के अंदर डिसाइड किया जाता है। तो सबसे की लाइन क्या है? ये वाली कि डेवलपिंग एन ओवरऑल ऑडिट प्लान फॉर द एक्सपेक्टेड स्कोप एंड कंडक्ट ऑफ द ऑडिट विच कंप्राइजेस ऑफ, जिसके अंतर्गत आता है क्या? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। एक बार अच्छे से आंखें बंद करके रिकॉल फिर करके देखना, चाहे मेरी वीडियो को अभी पॉज कर दो। चलो जी, तो ये हुआ हमारा ऑडिट प्लान की डेफिनेशन। ठीक है जी, और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इसके बाद आता है जी हमारे पास बेनिफिट ऑफ प्लानिंग क्या है। छोटा सा कोड याद रखना, ऑस्कर। ओ, ओ स्टैंड फॉर प्लानिंग मदद करती है इन ऑर्गेनाइजिंग द एंगेजमेंट, और इन ऑर्गेनाइजिंग द एंगेजमेंट to conduct the audit in an effective manner. Organizing the engagement to conduct the audit in an effective manner. फिर आता है S, S स्टैंड फॉर सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर में मदद करती है। C स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग, ऑडिटर अपना काम कोऑर्डिनेट कर सकता है और लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई ब्रांच ऑडिटर था, इंटरनल ऑडिटर है, इनके साथ अपने काम को कोऑर्डिनेट करने में मदद मिलती है। फिर ए बोले तो अटेंशन, यानी कि प्लानिंग कंसंट्रेट करवाती है इंपॉर्टेंट एरियाज की तरफ कि मुझे यहां ध्यान देना है, इन मटेरियल चीजों पे ध्यान देना है, फालतू एरियाज पे ध्यान नहीं देना। फिर आता है आर वैसे मैंने यूज किया रेस्ट्रिक्शन के लिए, बट यहां पर रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रॉब्लम्स, रेस्ट्रिक्शन का मतलब है
तो प्लानिंग से ये भी पता लगता है कि ऑडिटर प्रॉब्लम्स को, मतलब ऑडिट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो भी आइडेंटिफाई करने में मदद मिलता है। ठीक हो गई इतनी बात। फिर उसके बाद नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग। अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मतलब क्या मैं कह सकता हूं एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। यस, जब आप पिछला ऑडिट कंडक्ट करेंगे तो पिछले ऑडिट के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि ये क्लाइंट कैसा है और अगली बार ऑडिट में क्या करना है। तो यानी कि पिछला ऑडिट कंप्लीट करते ही आपकी प्लानिंग एक्टिविटी अगले साल की शुरू हो जाएगी, जो तब तक चलेगी जब तक अगला ऑडिट कंप्लीट ना हो जाए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड द इटरेटिव प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रोसेस है, डिफाइन। तो मैं कह सकता हूं सबसे पहले प्लानिंग की डेफिनेशन लिखने के बाद उसके बाद प्लानिंग कोई अलग से फेज नहीं है ऑडिट का, बट ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है डेट ऑफन बिगन कब कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट से और कंटिन्यू रहती है जब तक कि करंट ऑडिट खत्म ना हो जाए। तो फिर प्लानिंग के अंदर कंसिडरेशन, मतलब प्लानिंग के अंदर सर्टेन एक्टिविटीज के बारे में कंसीडर किया जाता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज के बारे में? प्लानिंग जब हम करते हैं ना तो कुछ एक्टिविटीज को कंसीडर प्लानिंग के अंदर करते हैं। इससे पहले कि हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें डिटेल के अंदर, हम प्लानिंग के अंदर कुछ एक्टिविटीज रैप के अंदर ही कंसीडर कर लेते हैं, मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले। यानी कि प्लानिंग इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड प्रोसीजर व्हिच नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर सच एज। प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है? क्या मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करूंगा कि नहीं? मेरा मेटीरियलिटी का लेवल मैं क्या डिसाइड कर रहा हूं? क्या मैं एक्सपर्ट के काम को यूज करूंगा कि नहीं? ये सारी चीजें पहले ही डिसाइड हो जाती हैं। यानी कि एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है कि नहीं, मेटीरियलिटी का लेवल क्या होगा, एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं होगा, फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल एंड अदर रेगुलेशंस जो कि एंटिटी के ऊपर लगते हैं, और परफॉर्मेंस ऑफ द अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रैप पहले परफॉर्म होता है फैब से। तो फिर यानी कि प्लानिंग करते हुए इन सब एक्टिविटीज को कंसीडर करके फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। चलिए जी और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है, कहता है जी क्या प्लानिंग करते हुए जो आपकी सीए फर्म है उसको, ऑडिट फर्म है उसको, क्या अपने सीनियर मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, मतलब की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए? हाँ, करना तो चाहिए। इससे होगा क्या? क्रक्स क्या है? इससे होगा क्या? इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट बढ़ेगी। इफेक्टिवनेस यानी कि दिस विड एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। समझ गए? तो इन्वॉल्व करना चाहिए। बस ये छोटा सा पॉइंट था। उसके बाद ऐसे ही एक और छोटा सा पॉइंट है, डिस्कशन ऑफ प्लानिंग विद द मैनेजमेंट। क्या आप जो प्लान कर रहे हो ऑडिट करते हुए, क्या वो प्लान को आपको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना चाहिए? दोबारा बोलता हूं, क्या जो आप प्लान कर रहे हो ऑडिट करते हुए, क्या उस प्लान को आपको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना चाहिए? करना चाहिए। बट क्या पूरा प्लान डिस्कस कर देना चाहिए या ब्रॉड चीजें? द आंसर इज ब्रॉड चीजें डिस्कस करनी चाहिए, पूरा प्लान डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो पढ़िएगा, कहता है जी ऑडिटर मे डिसाइड टू डिस्कस द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग विद द मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट, ताकि मतलब ऑडिट करना थोड़ा आसान हो सके। उनको पहले ही बता दें कि सर जी मैं ना, फॉर एग्जांपल आप बैंक का ऑडिट करने जा रहे हो, सर मैं ना आपकी लखनऊ ब्रांच प्लस आपकी कानपुर ब्रांच का ऑडिट करूंगा। आपने प्लानिंग पहले बता दी, बट आपने ये नहीं बताया कि कानपुर ब्रांच में कौन से अकाउंट्स ऑडिट करूंगा और लखनऊ ब्रांच के कौन से अकाउंट ऑडिट करूंगा। ठीक है ना? चलिए, while discussing the matter included in the overall audit strategy or audit plan, care is required in order not to compromise the effectiveness of the audit। ध्यान रखना, इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, मतलब पूरा प्लान लीक नहीं होना चाहिए। ब्रॉड प्लान डिस्कस कर सकते हो आप उनके साथ। ठीक है, बढ़े आगे। चले, फिर आता है हमारा अगला स्टेप, कहता है जी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अगर ये आया सवाल तो बहुत बड़ा 5 या 6 नंबर का आना चाहिए। जब मैं प्लानिंग की पूरी प्रोसेस की बात करता हूं तो इस पूरी की पूरी प्लानिंग प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है प्री इंगेजमेंट प्लानिंग, मतलब अभी इंगेजमेंट शुरू नहीं हुआ उससे पहले की प्लानिंग। और दूसरा फिर आता है प्लानिंग एक्टिविटीज, मतलब जब अब इंगेजमेंट शुरू हो चुका है उस वक्त की प्लानिंग। तो प्लानिंग, पूरी की पूरी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में 2 चीजें आती हैं, एक प्री इंगेजमेंट और एक प्लानिंग एक्टिविटीज। जब मैं प्री इंगेजमेंट की बात करता हूं तो प्री इंगेजमेंट में 2 चीजों का मुझे ध्यान रखना है। एक ऐसे 210 के मुताबिक प्री इंगेजमेंट में जब मैं इंगेजमेंट लेटर उनके साथ शेयर करूंगा तो मुझे इसका ध्यान रखना है इंगेजमेंट लेटर में
और दूसरा एस 220 के अंतर्गत मुझे अपनी ऑडिट क्वालिटी का ध्यान रखना है। अब जब मैं एस 220 की बात करता हूं तो मेरे पास कई सारे प्रिंसिपल्स आते हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस, तो बहुत सारी चीजें आती है, लीडरशिप वगैरह। तो यहां पर दो चीजों का ध्यान रखना है। जो आपने एस 220 के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट क्वालिटी किए थे ना, उनमें से दो प्रिंसिपल थे, एक था इंडिपेंडेंस, एक था एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप। ये था बस ये दोनों पॉइंट का, यानी कि प्रोसीजर रिगार्डिंग कंटिन्यूएशन ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, बिल्कुल यही का यही पॉइंट चिपका देना जो वहां इससे 220 में किया था। और दूसरा ऑडिट इंडिपेंडेंस का वही पॉइंट आप चिपका सकते हो, ठीक है ना। एथिकल इवैल्यूएटिंग द एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, ठीक है। तो ये दो चीजें प्री एंगेजमेंट एक्टिविटी के अंदर आती हैं। अब फिर मैंने कहा जी एलिमेंट ऑफ प्लानिंग क्या है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी और प्लानिंग एक्टिविटी। पहला प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या आता है। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के अंदर आता है, इट इंक्लूड परफॉर्मिंग द प्रोसीजर रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, यानी कि क्लाइंट की रिलेशनशिप के लिए, क्लाइंट को ऑब्टेन करने के लिए जो जो चीजें एथिकल रिक्वायरमेंट जरूरी हैं उनको ध्यान रखो। बिल्कुल वही का वही जो ऐसे 220 में लिखा था एज इट इज चिपका देना यहां पर, और कुछ भी नहीं करना। वो जो 7 प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऐसे 220 के अंदर किया था। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इवैल्यूएटिंग द कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस। अब ये पॉइंट की लैंग्वेज यहां पर सी इंस्टीट्यूट ने थोड़ी सी अलग लिखी है उस पॉइंट से। हालांकि फर्स्ट पॉइंट की तो लैंग्वेज सेम है, बट सेकंड पॉइंट की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग लिखी है। तो सी इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज के अनुसार यहां पर इंडिपेंडेंस का पॉइंट ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान लैंग्वेज ये क्या कहता है, कहता है ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि वो इंडिपेंडेंस के रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहा है। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जो उसका जजमेंट है वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, सबऑर्डिनेट नहीं है किसी और के। परंतु अगर कभी भी लगता है कि इंडिपेंडेंस प्रभावित हो रही है तो ऑडिटर एंगेजमेंट टीम को बताएगा ताकि मिलकर डिसीजन लिया जा सके। ये लास्ट पैरा बिल्कुल सेम है दोनों का, ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एस्टेब्लिशिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। मैंने कहा था ना ऐसे 210 आएगा और ऐसे 220, तो ऐसे 210, हाँ जी ऐसे 210 प्री एंगेजमेंट एक्टिविटी में क्या कहता है, कहता है जी ये बढ़िया रहेगा कि एंगेजमेंट शुरू होने से पहले ही आप क्लाइंट के साथ टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस कर दो ताकि बाद में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। कीवर्ड है टू हेल्प अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट, ठीक है जी। अब ये हमारी प्री एंगेजमेंट एक्टिविटी खत्म हुई। उसके बाद आती है हमारी प्लानिंग एक्टिविटीज। When I am talking about the planning activities, तो प्लानिंग एक्टिविटीज में दो चीजें आती हैं, ध्यान रखना। प्लानिंग एक्टिविटीज में दो चीजें आती हैं, क्या क्या आती हैं। पहला आता है प्लानिंग एक्टिविटीज के अंदर एस्टेब्लिशिंग एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर क्या आता है, STD, स्कोप, टाइमिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिट। और दूसरा आता है एस्टेब्लिशिंग एन ओवरऑल ऑडिट प्लानिंग। ये दोनों प्लानिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। पहला establishing an overall audit strategy मतलब STD of audit, और दूसरा establishing the overall audit planning मतलब nature, timing and extent of the RAP plus FAP plus other audit procedures। इतनी बात क्लियर, और आगे बढ़ते हैं, चले जी। सबसे पहले प्लानिंग एक्टिविटीज। प्लानिंग एक्टिविटीज के अंदर सबसे पहली चीज एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में क्या आता है, इट सेट्स द स्कोप STD of the audit एंड डेवलप, ये डेवलप करते हैं। पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई जाती है जिसकी मदद से डिटेल ऑडिट प्लान बनाया जाता है, यानी कि इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द मोर डिटेल ऑडिट प्लान। आई होप इट इज क्लियर। आगे फिर कहता है प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी मदद करती है ऑडिटर को कुछ चीजों को समझने में, यानी कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जब ऑडिटर डिफाइन कर देता है तो उसकी मदद से ऑडिटर को कुछ चीजों को समझने में मदद मिलती है। फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज से रिलेटेड काफी मदद मिलती है। फॉर एग्जांपल कौन सा रिसोर्सेस डिप्लॉय करना है फॉर द स्पेसिफिक एरिया। फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस टीम, मुश्किल ऑडिट में वो भेजोगे और आसान ऑडिट में हल्की टीम भेज सकते हो। फिर कितना रिसोर्सेस डिप्लॉय करना है पार्टिकुलर ऑडिट के लिए, फॉर एग्जांपल। एंड नेक्स्ट कब डिप्लॉय करना है, यानी कि फाइनल कब डिप्लॉय करने हैं अपने मेन रिसोर्सेस को, कब भेजना है, मेन अपने आर्टिकल्स को, मेन अपनी टीम को कब डिप्लॉय करना है।
एकदम फाइनल ऑडिट करते हुए या पूरे ऑडिट के अंदर ही। और लास्ट है कैसे डिप्लॉय करना है, यानी कि इन जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से डायरेक्शन इशू करनी है, ये सब कुछ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का पार्ट है। लो जी, और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जब आप डिफाइन करते हो, इसके अंदर एसटीडी डिफाइन करते हो, तो ये मदद करती है ऑडिटर को रिसोर्सेज से रिलेटेड। ठीक है जी। उसके बाद फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। जब ऑडिटर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहा होता है तो किन किन चीजों का ध्यान रखता है? दो तीन चीजें तो हम ऑलरेडी बार बार बोल रहे हैं। एस, स्कोप, मतलब क्या क्या करना है। टी, टाइमिंग, कितने वक्त में करना है। डी, डायरेक्शन, कैसे कैसे करना है। इसके अलावा जो आपने प्री इंगेजमेंट एक्टिविटीज क्लाइंट के साथ की होंगी उनका रिजल्ट क्या आया। इसके अलावा जो हमने रिसोर्सेस की बात की, रिसोर्स मैनेजमेंट, तो एसटीडी प्लस रिजल्ट ऑफ द प्री इंगेजमेंट एक्टिविटी प्लस रिसोर्स की प्लानिंग, कौन सा रिसोर्स कब कैसे क्यों कहां लगाना है, कब लगाना है, ये जो अभी बातें की हमने, ये सब फैक्टर्स कंसीडर किए जाएंगे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को बनाते हुए। जैसे पहला फैक्टर, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। यानी कि अच्छा, हेडिंग ऐसे ही रखना, केवल स्कोप मत लिखाना, हेडिंग यही रखना। ऑडिट के अंदर ये खास बात है कि ये हेडिंग ना सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हेडिंग है। इन हेडिंग से छेड़छाड़ मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? इन हेडिंग से छेड़छाड़ नहीं। हाँ जी, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। लो जी, इस एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक बताइए और बताइए कि क्या क्या कवर करने वाले हो, क्या क्या कवर करने वाले हो। अच्छा, क्या क्या कवर करने वाले हो मतलब क्या होता है? मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं किसी भी एंगेजमेंट के। जैसे कैसे कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहता हूं क्या क्या कवर करने वाले हो, मतलब आपको यह देखना पड़ेगा इस ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में कि एंटिटी के ऊपर कौन कौन से एफआरएफ एप्लीकेबल होते हैं। दूसरा, एंटिटी किस इंडस्ट्री से है, उस इंडस्ट्री की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लाइक बैंकिंग इंडस्ट्री, आरबीआई की गाइडलाइंस काफी अप्लाई होती हैं। तीसरा, कौन सा बिजनेस सेगमेंट आप ऑडिट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल क्या पूरा ऑडिट कर रहे हो या केवल एनपीए का ऑडिट आप कर रहे हो। फोर्थ, एक्सपेक्टेड यूज ऑफ द एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट, तो पिछले ऑडिट से इस ऑडिट में पिछले ऑडिट का कौन सा ज्ञान आप यूज करने वाले हो। पिछले ऑडिट में 10 एनपीए अकाउंट ऐसे थे, तो बस उन 10 पे जो खतरनाक थे, तो 10 एनपीए स्पेस बार भी आपको स्ट्रेटेजी बनाकर चलनी है। तो ये सब चीजें हैं जो कि स्कोप के अंदर आएंगी। कौन कौन सी? पहला, एफआरएफ कौन से एप्लीकेबल हैं। दूसरा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तीसरा, आपका बिजनेस सेगमेंट कौन सा ऑडिट करने वाले हो। और पिछला, प्रीवियस ऑडिट का एक्सपीरियंस कौन कौन सा काम आने वाला है। ठीक हो गई इतनी बात भी। उसके बाद बी पॉइंट कहता है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी डिफाइन कर रहे हैं। पहला स्कोप हमने समझ लिया, अब दूसरा स्कोप, टाइमिंग, टी। हाँ जी, टी कहता है ascertain the reporting objective of the engagement to plan the timing of the audit। यानी कि सबसे पहले आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? केवल एनपीए पे ध्यान देना है या पूरा ऑडिट करना है? बैंक ऑडिट पे जा रहे हो। अब इससे होगा क्या? टाइमिंग ऑफ ऑडिट डिसाइड करने में मदद मिलेगी। पूरा ऑडिट आपने करना है, टाइम ज्यादा लगेगा। केवल एनपीए का ऑडिट करना है, टाइम कम लगेगा। तो टाइमिंग ऑफ द ऑडिट डिसाइड करो। हाँ जी, तो कहता है जी आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले पता करो। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी की वजह से, उसी की बेस पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हाँ जी कितना टाइम आपको ऑडिट में लगने वाला है। तीसरा, डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। हाँ जी, कहते हैं कंसीडर द फैक्टर दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्शन, इन इशू ऑफ डायरेक्शन टू द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट। देखो जी, ऐसा है, दो तरीके के मैटर्स अराइज हो सकते हैं ऑडिट करते हुए। एक होता है नॉर्मल मैटर्स और एक होता है अनयूजुअल एक्टिविटी या फिर मटेरियल मैटर। ऑडिटर कहां पर कंसंट्रेट करने को कहेगा, अपनी टीम को कहां कहेगा कंसंट्रेट करो? ऑब्वियसली जो अनयूजुअल एक्टिविटीज है या मटेरियल आइटम्स है वहां पर कंसंट्रेट करने को कहेगा, तो डायरेक्शन वहां की तरफ जाएगी। तो ऑडिटर नीड टू डायरेक्ट एफर्ट ऑफ द एंगेजमेंट टीम टुवर्ड्स द मैटर जो कि उसके जजमेंट में सिग्निफिकेंट मैटर है, वहां पर कंसंट्रेट करने को कहेगा।
ठीक है जी। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मटेरियल क्लास ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी कि मटेरियलिटी आइडेंटिफाई जब ऑडिटर कर लेगा तो ये हेल्प करेगा ऑडिटर को इन एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। और आगे बढ़ सकते हैं। अब मोर एनर्जी नीड टू बी डिवोटेड टुवर्ड द सिग्निफिकेंट मैटर, ठीक है जी। फिर अब डी, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है कहां पर, प्री इंगेजमेंट एक्टिविटी से, वो भी आपकी बड़ी मदद करेगा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को डिफाइन करने में। क्लियर हो गई इतनी बात भी। और आगे बढ़े, लास्ट पॉइंट कहता है जी रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब इस ऑडिट एंगेजमेंट में कौन सी टीम भेजनी है, कैसी टीम भेजनी है, एक्सपीरियंस टीम भेजनी है, न्यू टीम भेजनी है, ये भी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को डिसाइड करते हुए जरूरी है। लो जी, ये सब हमने डिसाइड कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान, देखो जी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी अब डिफाइन हो चुकी है। इस एसटीडी के बेसिस पर अब हम डिटेल प्लान डिसाइड करने वाले हैं, जिस प्लान के अंतर्गत अब हम नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स बताएंगे। ओके, कैसे कहता है, एक बार अगर आपने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश कर दी तो फिर ऑडिट प्लान डेवलप किया जा सकता है। जो भी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर जो क्रूशियल मैटर आइडेंटिफाई किए हैं आप लोगों ने, उनके लिए एक डिटेल प्लान आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ओके, परंतु इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऑडिटर को क्लाइंट के बिजनेस की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। अच्छा, अगर ऑडिटर को क्लाइंट के बिजनेस की जानकारी होनी है ही नहीं तो फिर ऑडिट कैसे कंडक्ट होगा? प्रॉपर ऑडिट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए सबसे पहले ऑडिटर तुम्हें चाहिए कि क्लाइंट के बिजनेस को अच्छे तरीके से समझो, उसके बेसिस पर प्लान करो। अच्छा, फिर उसके बाद अब ऐसे 300 आता है, वो कहता है ऑडिटर जब प्लान डिसाइड कर रहा होगा, डेवलप कर रहा होगा, तो उस ऑडिट प्लान के अंदर लिखेगा क्या? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होगा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा, इसके अलावा क्या कोई और ऑडिट प्रोसीजर भी कैरी करने की जरूरत है। ठीक हो गई इतनी बात। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ऑडिट प्लान जो है ना, वो और ज्यादा डिटेल में आता है एज कंपेयर टू ऑडिट स्ट्रेटेजी, क्योंकि यहां पर बताया जाता है कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या होने वाले हैं। तो ये ज्यादा डिटेल है एज कंपेयर टू ऑडिट स्ट्रेटेजी। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो जी, तो अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। अभी तक के डिस्कशन में आपको कुछ बातें पता लग गई होंगी, जरा उन बातों को रिकॉल कीजिएगा। पहले क्या बनाया जाता है, स्ट्रेटेजी या स्ट्रेटेजी ज्यादा डिटेल होती है या प्लान? स्ट्रेटेजी में क्या आता है? एसटीडी। प्लान में क्या आता है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रैप, फैप, अदर ऑडिट प्रोसीजर, सब आता है। यही सब किया अभी तक, ये सारा का सारा यही चिपका देना है और क्या। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन द ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द ऑडिट प्लान, और कुछ भी नहीं है, बस यही का यही है। बस लास्ट पैरा ध्यान से देख लेना। कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डिटेल ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरली डिस्क्रीट ऑफ द सीक्वेंशियल प्रोसेस। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये स्टेप 1 स्टेप 2 ही होता है। अच्छा, बट दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, मतलब एकदम आपस में जुड़ी हुई सीक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है, बट काफी इंटर रिलेटेड है, और एक में अगर चेंज हुआ तो दूसरे में चेंज हो सकता है। बस ये की पैरा है और कुछ नहीं, बाकी सारा ब्रह्म ज्ञान जो पहले पेला वही का वही लिखना है और कुछ नहीं। ठीक है, आगे अब आता है ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑडिट, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। हाँ जी, दोनों के अंदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में भी एंड ऑडिट प्लान में भी। वो भी बहुत ज्यादा दिक्कत वाली नहीं है, कैसे, बड़ी सीधी सी में है। कहता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी हो या ओवरऑल ऑडिट प्लान हो, बनाता कौन है? ऑडिटर ही तो बनाता है, और क्या बनाता है। ठीक है ना, तो यानी कि ऑडिटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डेवलपिंग द ऑडिट प्लान। ठीक है,
आगे क्या ऑडिटर ये जब बना रहा होता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी वगैरह तो मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकता है, यस, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट, दैट्स इट, बस यही है और क्या है, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर यही आ जाए 6 नंबर पे तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरा का पूरा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लस पूरा का पूरा ऑडिट प्लान इन सब के बारे में पे लाना है, और क्या, वही जुगाड़ है। अब इंस्टीट्यूट ने ये इतना सही दिया हुआ है मगर फिर भी 6 नंबर का पूछे तो हमें भी अंदर के जुगाड़ू को जगाना पड़ेगा, और क्या। फिर चेंजेस टू द प्लानिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। हाँ जी, अब एक बात बताओ, अगर मान लीजिए आप प्लानिंग के अंदर चेंज कर रहे हो, अच्छा प्लानिंग के अंदर क्यों चेंज हो सकता है, प्लानिंग के अंदर चेंज क्यों हो सकता है, एज अ रिजल्ट ऑफ द अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कुछ नई घटनाएं, आपने तो सोचा भी नहीं था कि गोइंग कंसर्न पे दिक्कत है, गोइंग कंसर्न में दिक्कत नजर आई। चेंज इन द कंडीशंस ऑफ द ऑडिट, चेंज इन द कंडीशन, फॉर एग्जांपल आप तो लखनऊ ब्रांच का ऑडिट करने गए थे, कानपुर ब्रांच में ज्यादा दिक्कत नजर आ रही है, चलो कानपुर ब्रांच में भी, और द ऑडिट एविडेंस फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट, भाई साहब डेटर्स के बैलेंसेस से सही नहीं मिल रहे, तो फिर क्या करूं, तो ये वो कारण है जिसकी वजह से आपको प्लानिंग चेंज करना पड़ सकता है। तो फिर तो इसकी वजह से अगर इन ये 3 कारण हैं, क्या क्या, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स नजर आए हैं, चेंज इन द कंडीशंस नजर आई हैं, या फिर द ऑडिट एविडेंस जो प्राप्त किए हैं उनके अंदर अगर इशू आया तो ऑडिटर को क्या करना पड़ सकता है, ही मे नीड टू मॉडिफाई द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लान, दोनों को ऑल्टर करना पड़ सकता है। इसके कारण से जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म होने हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। ठीक हो गई इतनी बात, बस छोटा सा है। नेक्स्ट पॉइंट, ये छोटे छोटे से हेडिंग है, अब देखो, प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ द एंगेजमेंट टीम, ये किसका काम है, ऑडिटर का काम है। क्या करेगा कि वो सुपरवाइज भी करेगा, डायरेक्शन भी देगा एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को, ठीक है जी। आगे फिर कहता है जी, जो ये नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन है ना ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जब ऑडिटर डायरेक्शन करेगा या सुपरविजन करेगा अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स की, तो ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। वो फैक्टर्स कौन से, इसका एक कोड है ACCA। सबसे पहली बात करते हैं सी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज की, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। भाई साहब जितनी कॉम्प्लेक्स एंटिटी होगी उतना ही डिटेल डायरेक्शन, उतना ही डिटेल उसे सुपरविजन करना पड़ेगा, ठीक है जी। दूसरी बात, एरियाज ऑफ द ऑडिट, कौन सा एरिया ऑडिट करने गए हैं। अगर मान लीजिए बहुत ही बड़ा कोई एरिया है, फॉर एग्जांपल एनपीए का बैंक में ऑडिट करने गए हैं, तो फिर उतनी ज्यादा डायरेक्शन, उतना ज्यादा सुपरविजन। फिर एसेस रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट किस लेवल का है, ज्यादा है तो उतनी ज्यादा डायरेक्शन, उतना ज्यादा सुपरविजन। फिर उसके बाद कैपेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर्स कैसी है, जितने ज्यादा कैपेबल उतना कम सुपरविजन और डायरेक्शन, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अब हमारा लास्ट में ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या है, डेफिनेशन बहुत बड़ी है मगर सिंपल सा याद रखना कि मैंने आपको रिवीजन में बताया था कि जब ऑडिट किया जाता है तो कैसे किया जाता है, कि सबसे पहले प्लान किया जाता है, उसके बाद प्रोसीजर अपना के एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं और लास्ट में ओपिनियन दिया जाता है, यही होता है। तो यानी कि अगर ऑडिट प्रोग्राम की डेफिनेशन को मैं समराइज करूं तो ऑडिट प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या कहती है, कहता है प्रोसीजर परफॉर्म करोगे मतलब वेरिफिकेशन कंडक्ट करोगे, उसके बेसिस पे सफिशिएंट एविडेंस ऑब्टेन करना और उसके बेसिस पे ओपिनियन देना, दिस इज कॉल्ड ऑडिट प्रोग्राम। मतलब ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या आता है, पहला वेरिफिकेशन के प्रोसीजर्स, यानी कि डिफरेंट प्रोसीजर्स जो आप वेरिफिकेशन करते हुए रैप फैप वगैरह अपनाओगे। पर्पस क्या होगा, फॉर ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट एविडेंस। ये सारे प्रोसीजर्स आप किस लिए अपना रहे हो, अच्छा प्रोसीजर किस पे अप्लाई कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। पर्पस क्या है, सफिशिएंट एविडेंस प्राप्त करना और उससे क्या होगा, ओपिनियन देने में मदद मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ द वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। पर्पस क्या है, सफिशिएंट एविडेंस प्राप्त करना, जिससे क्या मिलेगा, ऑडिटर में एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। हाँ जी, जब भी आप ऑडिट प्रोग्राम बना रहे होंगे तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। किन किन बातों का ध्यान रखना है, पहली बात, इवॉल्विंग द वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल द बिजनेस। बात सीधी सी है, एक ही प्रोग्राम हर बिजनेस के लिए नहीं चलेगा, हर बिजनेस के लिए आपको अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा। फिर द असिस्टेंट एंगेज में बी इनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड। देखो जी, जब आप अपने
लॉजिकल ये होना चाहिए कि जब आप अपने असिस्टेंट को भेजोगे ना तो उसे एक मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोग्राम देके भेजना, मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोग्राम देके भेजना, ताकि वो लकीर का फकीर ना बने। और जब वो वहां पर रियल वर्ल्ड में जाएगा क्लाइंट के पास, जो वो प्रॉब्लम वो फेस करेगा, उसके बेसिस पर वो प्रोग्राम को लगातार ऑल्टर करता रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कह दिया एक्सटर्नल कंफर्मेशन रामलाल का लेना ही नहीं है, वो नहीं लेगा जबकि जरूरत है, बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है रामलाल के साथ, तो फिर तो यानी कि उसको रेस्ट्रिक्ट मत करो काम को, उसको वहां पर मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोग्राम बना के भेजो, बाकी उसको वहीं पे काम करने दो। फिर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है। पीरियोडिक रिव्यू क्यों जरूरी है? आप देखो क्या हुआ था, आप स्टैंडर्ड प्रोग्राम लेके गए, उसके अंदर आपने एडिशन डिलीशन वगैरह किए, फिर अगले साल आपने इसी प्रोग्राम को बेस बनाया, फिर उसमें एडिशन डिलीशन किए, फिर ऐसे ही अगले साल आपने दूसरे साल के प्रोग्राम को तीसरे साल में बेस बनाया, फिर एडिशन डिलीशन किए। यानी कि हर साल इसका पीरियोडिक रिव्यू करना जरूरी है। यस, पीरियोडिक रिव्यू करना जरूरी है। फिर उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंस। भाई साहब, जितने भी प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हो, मतलब प्रोग्राम का मतलब है प्रोसीजर्स जो परफॉर्म कर रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या है अल्टीमेटली? इंफॉर्मेशन, यानी कि एविडेंस प्राप्त करना, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो अपने ओपिनियन देना है। ठीक है, अब डिफरेंट तरीके के एविडेंस कैसे कैसे हो सकते हैं। और एन ऑडिटर पिकअप द एविडेंस फ्रॉम वैरायटी ऑफ द फील्ड एंड इट इज जनरली ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉड टाइप्स। जब आप ऑडिट प्रोग्राम के द्वारा एविडेंस प्राप्त करते हो तो ये एविडेंस कैसे कैसे किस किस प्रकार के हो सकते हैं, तो देखिएगा, डॉक्यूमेंट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब स्टॉक का एग्जामिनेशन, इन्वेंट्री गोडाउन में जाकर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फिर एक्सप्लेनेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, WR रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वगैरह, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन वगैरह, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वगैरह की कैलकुलेशन, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग, स्टेट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल क्या है, ये सारे आपके एविडेंस हैं जो कि आप कलेक्ट करोगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम और फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। हाँ जी, जब भी ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे, ये भी ये सारा वही कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ध्यान रखना। क्या हम कर क्या रहे हैं इस टाइम, जब भी आएगा ना तो बहुत बड़ा है, फीचर्स ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम के अंदर आ रहा है सब कुछ। हाँ जी, जब भी ऑडिट प्रोग्राम को डिजाइन करोगे तो डिजाइन करते हुए कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा? पहली बात, ऑडिट प्रोग्राम डिसाइड करते हुए ये ध्यान रखना कि आपको विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक ब्रांच दी गई है कि आपको लखनऊ ब्रांच का ऑडिट करना है या यूपी का ऑडिट करना, आप नहीं घुस सकते कि मैं हरियाणा में भी जाना चाहूंगा, नहीं, जब आपके वो स्कोप का पार्ट नहीं है तो क्यों घुस रहे हो वहां पर। सेकंड, प्रिपेयरिंग अ रिटन ऑडिट प्रोग्राम, यानी कि ऑडिट प्रोग्राम एकदम रिटन होना चाहिए, जिसके अंदर पूरा लिखा होना चाहिए कि हाँ जी कौन कौन से प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हो इस पार्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। फिर उसके बाद डिटरमाइन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल। हाँ जी, कौन कौन से एविडेंस ऐसे थे जो कि आपको रीजनेबली अवेलेबल हैं और कौन कौन से एविडेंस ऐसे हैं जिसके लिए आपको स्पेसिफिक एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, लाइक एक्सटर्नल कंफर्मेशन वगैरह लेनी पड़ेगी, ये भी प्रोग्राम के अंदर लिखना है। फिर अप्लाई ओनली दो स्टेप्स एंड प्रोसीजर विच आर यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग द वेरिफिकेशन पर्पस। देखो जी, ऐसा है, आपने अपने आप से मजे नहीं लेने, ना ऑडिट करते हुए ना ऑडिट से मजे लेने हैं। फॉर एग्जांपल, पता लगा आप जा रहे हो आर्मी का ऑडिट करने और आपने कहा जी एक बार मुझे राफेल उड़ाने दो, एक बार मुझे MiG-29 या एक बार मुझे सुखोई उड़ाने दो। अबे पागल, क्या कर रहा है, कंट्रोल में रहे, क्या कर रहा है तू? तो ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करनी है। फिर कंसीडर द ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ द एरर्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाई, मतलब जितने भी प्रोसीजर रैप फैप प्लस अदर ऑडिट प्रोसीजर है उन सबको कोऑर्डिनेट करके ऑडिट एविडेंस अपने प्राप्त करने हैं। तो ये सब हैं फीचर्स ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। और सबसे लास्ट में आता है हमारे बेनिफिट्स, यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। ये आप देख सकते हो, मतलब इनको ध्यान से एक बार पढ़ सकते हो, इनको गो थ्रू कर सकते हो, जो हेडिंग मार्क किए हुए ना बस उनको ध्यान से देख सकते हो। अब हम कल क्या करेंगे, कल दो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन आएंगी, एक कंप्लीशन एंड रिव्यू का प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन आएगा और दूसरा इस चैप्टर का प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन आएगा। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली रिवीजन के साथ भी। अगला जो चैप्टर अब रिवीजन में उठाने वाला हूं उसका नाम है इंटरनल कंट्रोल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।